तो सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। सरिता जैन जी का स्वागत है, प्रतिमा राय जी का स्वागत है, बबली सिंह जी का स्वागत है, संजय कुमार जी का स्वागत है, अनिता जैन मैडम का स्वागत है, तिवारी जी का स्वागत है और नीतू जैन जी का स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज बीएचबी में। हम लोग चर्चा क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअली, हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं क्या आया नहीं क्या। तो डॉक्टर वाल खुले हुए हैं। जी सर, डॉक्टर वाल की है तो ये क्यों नहीं, एक सेकंड अब आ गया। हाँ सर अब आ गया। ठीक है, तो हम लोग जो है परीक्षण पे चर्चा कर रहे थे शुरू में ही, तो बस उसी में देख लीजिए, हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करें। अब इसको ओह, ये क्या हो गया। फाइल ही हटी है। यारी जरा मैं 2 मिनट इसमें अभी बंद कर दूं क्या। अभी हाँ सर कर दीजिए, कोई बात नहीं। अभी शुरुआती है, मैं हाँ इसको हाँ दोबारा वो अपलोड कर दूं, जी उसको अपलोड करके मैं तब आऊँ। जी। शेयर हो रहा है। हाँ सर आ गया। तो ये हम लोग का पहले ये इसमें लिखा हुआ है कि रोग का उद्भव कैसे होता है। तो ये हमारे हम लोगों ने पढ़ा था बीएचबी में कि एक होता है सेल, तो एक जो सेल में जो वाटर कंटेंट है या कोई भी उसका फ्लूइड है, तो एक सेल के अंदर होता है और एक उसके बाहर जो पेरिफेरी में होता है उसमें भी पानी होता है या तरल होता है। तो हम लोगों ने उसको 2 शब्द कहे थे, एक आईसीएफ और एक ईसीएफ। मतलब आईसीएफ माने इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक होता था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इन दो सर पेज नंबर बता दीजिए। ये मैडम पे ये
परीक्षण का है, आप लोग परीक्षण किताब आपके पास नहीं होगी, ये सेमेस्टर 3 में आएगी सर, सेमेस्टर 3 में सेमेस्टर बुक 3 में मिलेगी। है, आपके पास किताब नहीं होगी, तो ये वहां का है, वहां ये परीक्षण किताब उनकी। तो उस परीक्षा में टेस्ट वाला एक बार बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अगर 70 किलो, परीक्षण वाले में पेज नंबर कौन सा है परीक्षण में? ये पेज नंबर First ये ही है। पेज नंबर 1, ये परीक्षा 1 का पेज नंबर 1 है, जी सर मिल गया। तो है ना। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पानी इतना होगा, वही उन्होंने 60% वाला वो जो बताया है। तो 70 किलोग्राम भार के व्यक्ति में 42 किलोग्राम जो है कार्बनिक तत्व होंगे, और जो उसकी और कार्बनिक इनकी बात मात्रा होगी 25 और 42 किलोग्राम जल होगी। तो यानी वही 60% जल होगा और 6% होगा, उसमें भी कुछ होंगे हमारे कार्बनिक होंगे, कुछ अकार्बनिक होंगे। उसी का इन्होंने पूरा ट्रांसलेशन किया हुआ है कि अकार्बनिक तत्व हमारे 2.5 किलोग्राम के करीब होंगे, और कार्बनिक हमारे होंगे 25.5, और जल होगा हमारा 42। ये होगा। अब इसी के माध्यम से ही जो कंसंट्रेशन, माने इन जल में या तरल में कोई कंसंट्रेशन होता है, तो वो कंसंट्रेशन का जो सांद्रता है वो इन्होंने मिली ऑस्मॉल में माना हुआ है पर लीटर। ठीक, तो ये होती है नॉर्मली 281, ये उसका पैरामीटर है, वो आपको याद होगा, या आपको याद ना रखे तो भी काम चल जाएगा। अब बाहर और अंदर जो अकार्बनिक है, ये क्या है, आयनाइज्ड है। आयनाइज्ड माने ये आयन के रूप में है, यानी कोई विद्युतीय आवेश होता है। तो इस विद्युतीय आवेश की वजह से ही अंदर जो है, बाहर जो है धनात्मक है और अंदर ऋणात्मक है। तो जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के उसमें आकर्षित होंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आकर्षित करते हैं, तो वो अंदर से आते रहते हैं। तो चूंकि पोरस होती है, जो सेल की मेम्ब्रेन चारों तरफ होती है वो पोरस होती है। पोरस माने छिद्र युक्त होती है, जैसे हमारे घर के दरवाजे में दरवाजे होते हैं, वैसे ही वहां होते हैं। वो दरवाजे छोटे छोटे होते हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं कि हर दरवाजा सबके लिए नहीं खुलता है। ठीक, वो अलग पॉइंट है। लेकिन वो कह रहा है कि ये जो छिद्रमय पोरस है, दीवार सेल मेम्ब्रेन है, इससे ये अकार्बनिक तत्व आते जाते रहते हैं। सभी आते हैं, कार्बनिक भी आते हैं, अकार्बनिक भी आते हैं। तो विद्युत आवेश की वजह से ये अंदर से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर होते रहते हैं, ये उनका एक नेचर है। लेकिन इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया था। ब्राउनियन मूवमेंट माने क्या है कि ये मूवमेंट करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है तो वहां माइनस है, तो आकर्षित हुए वहां गए, वहां बढ़ गया तो फिर उधर से आ गए, कुछ उधर से आ रहे हैं। तो ऐसे ही होता रहता है। और इसको उदाहरण दिया था उन्होंने हमारी किताब में कि जैसे कोई दो भाइयों के बीच में कोई दीवार हो गई हो, तो हम लोग वो क्या होता है, दोनों छोटे बच्चे, घर के दीवार है और दीवार में एक दरवाजा है, उस दरवाजे से छोटे बच्चे आते रहते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई भले हो लेकिन बच्चों में कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा संतुलन हो कि एक ही बार एक घर में सारा 10-11 बच्चे एक बार आ जाए, दूसरे घर में न रहे, तो ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही है कि अगर ये आयन किसी में अंदर बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, बाहर लगातार अधिक हो जाए तो, बस ये यहाँ प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है कि अगर ऐसा है, होम्योस्टेसिस माने ये आते रहते, कभी बैलेंस नहीं होते, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, बैलेंस अपने को करते रहते हैं, लेकिन तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ गया, कोई बाहर बहुत आ गया या कोई बहुत अंदर पहुंच गया, तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा। इसी को रोग का स्थिति बोलते हैं। क्यों? इसको हमारी जो मैकेनिज्म है, होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म है, वो पूरा नहीं कर, वो मशीनें पूरा नहीं कर पाती हैं, कि वो नहीं रोक पा रही हैं, तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा। इसी को कोशिका के लिए, सेल के लिए, सेल का रोगग्रस्त है। अगर सेल रोगग्रस्त है तो यानी आप समझ लीजिए वो ऑर्गन पूरा रोगग्रस्त हो गया। ये वही है, उसी सिंपल बताया उसको। अब इन्फ्लेमेशन, अब इन्होंने कहा कि इन्फ्लेमेशन क्या है, तो इन्फ्लेमेशन उन्होंने कहा कि अपनी इन्फ्लेमेशन कोई हुई, यानी कोई बाहरी अटैक हुआ, चाहे
कोई बाहर अपना तत्व है वो भी अटैक कर सकता है, कोई बाहरी जीवाणु है वो अटैक कर सकता है, कोई वायरस है वो अटैक कर सकता है। तो जैसे 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 ही सूचना कहीं मिलती है तो ये जो कोशिका है, ये इसको इन्फ्लेमेशन, कोशिका क्या है, परेशान हो गई, परेशान माने बीमार हो गई, तो ये क्या करती है कि अन्य कोशिकाओं को सूचना देती है, किसके माध्यम से, हमारे, अगर उसको सामान्य भाषा में कहें द्वारपाल, और वहां हम कहें रिसेप्टर्स, वहां की भाषा में बोले तो रिसेप्टर्स होते हैं। तो रिसेप्टर्स सूचना देते हैं कि ये कहीं अवगत हो गया, मतलब मालूम हो गया, ब्रेन को मालूम होता है कि ये कहीं प्रॉब्लम आ गई है और उसमें उस सेल में कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया, यानी रुग्ण हो रही है, बीमार हो रही है। तो सारे जो बचाव तंत्र है, पूरे शरीर का बचाव तंत्र वो वहां पर एक्टिव हो जाता है, और हर सेल जहां भी कोई होता है वो जो आवश्यक समाधान है उसका, जो आवश्यक तत्व है, जो वो रक्त के माध्यम, रक्त ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से वो ट्रेवल कर सकता है, तो रक्त में वो भेज देते हैं, ठीक है, कि भाई वहां सहायता करिए। तो अब उन्होंने कहा कि ये कौन होगा, तो अगर मान लीजिए जल भी अगर सामान्य से अधिक हो गया तो भी नुकसान देगा। अगर बहुत पानी आप पी रहे हैं कि आप 10-12 लीटर पी रहे हैं पानी, तो भी आपका जल इकट्ठा हो जाएगा, तो स्वेलिंग हो जाएगी, तो कहीं कोशिका में काम करना बंद कर देगी। तो जल भी कहें, कौन आयन है, जल भी कहा। कार्बनिक तत्व में देखिए सब लिखा हुआ, ग्लूकोज भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड्स, हार्मोन्स, विटामिन, यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन, टॉक्सिन, हीमोग्लोबिन, सब का, ये जहां आवश्यकता से अधिक हुई, बैलेंस नहीं हुआ, तहां प्रॉब्लम होगी। अकार्बनिक सोडियम है, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मरकरी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, मैडम बंद रखिए, अमोनिया, आयोडीन, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ठीक है। तो ये कहा कि समस्त तत्व है। अगर कोशिका रोग मुक्त न हो सकी तो रोग के अन्य प्रस्तर, अगर मान लीजिए सरिता जैन मैम माइक बंद कर लीजिए। अब देखिए, अब ये शुरू हुआ क्या था, हमने क्या पहले कहा था, इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन पहली अवस्था है, ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, इससे घबराइए नहीं है, जैसे टेम्परेचर होता है वैसे। तो वो अगर मान लीजिए उसने कहा बचाव तंत्र के लिए कहा और वो बचाव तंत्र सक्रिय नहीं हो पाया, तो क्या होगा, डीजेनरेशन यहां से शुरू होगा। कैसे होगा डीजेनरेशन में, क्या होगा, अब जो कोशिका है वो बाहर जो है तमाम ये सब हमारे टॉक्सिन, इसको टॉक्सिन कह लीजिए, सारे जो जल भी शामिल है उसमें टॉक्सिन मौजूद हो गए। तो क्या हो गया, जो सेल को जो काम करना है, उसका काम करना है, निर्माण करना है, कुछ चीजें बनाना है, प्रोटीन बनाना है, उसको भेजना है, बाहर भेजना है, तभी तो कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सेल अपने पास रखे रहेगी। तो सेल को जो अपना काम निर्माण करना है, उसमें अपनी दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल सेलुलर फंक्शन कम हो जाएंगे। यानी जो सामान्य कोशिका के दिनचर्या का काम है, वो जैसे आपके घर के बाहर 10-12 लोग आ जाएं तो आप खाना नहीं बना पाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप अपना काम नहीं कर पाओगे, तो वैसे ही वो यहाँ सेल में भी होता है। तो जैसे मान उदाहरण दिया है कि मान लीजिए लीवर कोशिकाएं को, उनको क्या करना है, अमोनिया है, CO2 से अमोनिया बनी, अमोनिया को अगर यूरिया में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे तो क्या अमोनिया क्या करेगी, डैमेज कर देगी, सेल को जलाने लगेगी। अमोनिया बहुत हानिकारक चीज है, तो हानिकारक गैस है, तो वो क्या करेगी, इसलिए उसको यूरिया में कन्वर्ट करने का काम लीवर कोशिकाएं करती, और नहीं मान लीजिए कर सके, उसको बाहर से लोग कोई टॉक्सिन आ गए, कोई उस पर पानी बढ़ गया, या कोई उसमें आंतरिक जो है गई, कोई फैटी हो गया, फैटी लीवर हो गया, तो क्या होगा, रोग के लक्षण आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब इस जो पहली स्तर है इसको कहते हैं डीजेनरेशन, ठीक। अब इस जनरेशन के इलाज क्या होगा, पहला तो ये हो कि आप आराम दे दीजिए, जो काम वो कर रहा है वो टिश्यू, उसको आराम का मतलब आप वो काम कहिए आप मत करो, जैसे अमोनिया उत्पन्न करने वाली रासायनिक क्रिया को रोक दें, कोई ऐसा काम ना करे जिससे अमोनिया उत्पन्न हो, तो
तो ऐसा वही होगा, यानी कोई काम रोकना पड़ेगा आपको, ठीक, जो नॉर्मल वर्क है। दूसरा है कि रोगग्रस्त ऊतकों को स्वास्थ्य संबंधी सहायता, जो हमारे बचाव तंत्र है वो हम लोग करें, कि भाई जो अमोनिया नहीं, बाहर जो अटैक कर रहे हैं, बाहर जो जीवाणु है, कोई टॉक्सिन है, कोई अपने ही तत्व है, उसको हम लोग अलग कर दें, हटा दें, तो वो फिर अपने आप कोशिकाएं काम करेंगी। तो ये कह रहे हैं कि इसके 8 तत्व हैं, एमिलॉइड है, एल्ब्यूमिन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोपिक, मतलब हाइड्रोपिक माने जलीय कोई समूह हो, तो हाइड्रोपिक एमिलॉइड है। एमिलॉइड क्या होती है, कोई वैक्सी, कोई भाई वैक्स भी होता है ना, तो वैक्सी सब्सटेंस कोई होगा तो वो एमिलॉइड के रूप में। फैट आप समझ ही रहे हैं, लिपिड आप समझ, फैट और लिपिड मोरलेस वैसे ही है। म्यूकॉइड, तो म्यूकॉइड हमारे जो है म्यूसिन्स, जो म्यूसिन्स वाला है उससे बना हुआ म्यूकॉइड वो है। हाइलाइन जो है, हाइलाइन जो है ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस है कोई, ये मतलब हाइलाइन माने कोई नाइट्रोजनस सब्सटेंस जब हो गया तो वो हाइलाइन हुआ। और फाइब्रोनॉइड, तो फाइब्रोनिक मतलब जो फाइब्रोनॉइड मतलब तो जो ये हमारा फाइब्रिन वाला जो एलिमेंट होता है उससे जो बनता है। तो ये सब चीजें जो है हमको क्या है, ये सब चीजें जब बाहर अटैक करेंगी तो भी हमारा डिजेनरेशन शुरू हो जाएगा। अब इस कंडीशन को हमने ठीक नहीं किया मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, फिर इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। अभी तो ये ठीक था, वही बचाव तंत्र हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ठीक हो गया, उसे ठीक कर दिया, लेकिन नहीं ठीक कर पाया तो क्या होगा, ये अंदर जो बाहर बैठे हुए थे दुश्मन, वो अंदर आने शुरू हो जाएंगे। टॉक्सिन को भी दुश्मन कह सकते हैं, अपने आंतरिक तत्वों की वजह से उत्पन्न जो है, आंतरिक रिएक्शन की वजह से जो उत्पन्न है वो भी टॉक्सिन है। तो बाहर का टॉक्सिन जो अमीबा है, कोई वायरस है, कोई जीवाणु है, कोई विषाणु है, एक तो वो हो गया। अंदर का ये सब जो हमारे लिपिड सब अपने हैं, तो ये अगर हो गए, अगर अंदर आना शुरू कर देंगे तो अंदर क्या करेंगे, फिर जब पहुंच गए अंदर तो फिर ये कोशिका की कार्यशैली को प्रभावित कर देंगे, काम ही नहीं करने देंगे उसको। जैसे कोशिका के अंदर फैट अगर हो गया तो क्या होगा, तो काम करने से रुक जाएगा, काम ही नहीं, मोटा हो जाएगा, वहां बढ़ जाएगा, उसका जगह कम हो जाएगी, काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये इस दशा में रोग जो कोशिका है सेल 50% नहीं काम कर पाएगी, वापसी नहीं हो पाएगी। मतलब इसमें 50% वापसी है, 50% नहीं है। अभी आपको वापसी संभव है दोबारा, लेकिन अगर इससे खराब होती चली गई तो वापसी संभव नहीं होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है एट्रोफी, आप लोग सब इसको पढ़े होंगे। इसमें क्या होगा, कोशिका जो है सेल डाई करने की स्थिति में धीरे धीरे कोशिका का आकार छोटा होने लगेगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, बाहर नहीं भेज पा रही, अपना काम ही नहीं कर पा रही, तो उसका साइज छोटा होने लगेगा और कोशिका जो है निष्क्रिय, इनएक्टिव होने लगेगी और इसमें जीवन का संचार कम हो जाएगा। अभी कुछ है लेकिन काफी कुछ। तो इसमें नॉर्मली एट्रोफी से सेल डेथ की ओर बढ़ते हैं, बहुत मुश्किल से एट्रोफी से वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ काम है, संचय कुछ जो है, कोशिका में कुछ जान है, बस इतना आप समझ लीजिए। डिस्ट्रॉफी इससे खराब स्थिति है। डिस्ट्रॉफी दो तरह की है, एक तो एट्रोफी के बाद की डिस्ट्रॉफी और दूसरी डिस्ट्रॉफी है जो कभी आपके पूर्व जन्म, वो क्या कहते हैं, मदर फादर से जो मिली होती है, वो भी डिस्ट्रॉफी होती है, जिसको जेनेटिक बोलते हैं। तो जेनेटिक भी हो सकती है डिस्ट्रॉफी, और एक डिस्ट्रॉफी एट्रोफी के बाद की स्थिति है। तो डिस्ट्रॉफी में वापसी बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उसमें जीवन ही शेष नहीं रह जाएगा, बिल्कुल मरने के कगार पर है। ठीक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। फिर क्या होगा, फिर वही जो सामान्य व्यवहार में होता वही होगा। ये सब जो है डिस्ट्रॉफी के बाद या एट्रोफी के बाद सेल डेथ होने लगेगी, इसको अप्राकृतिक मौत, अननेचुरल डेथ, यानी वो कोशिका डेथ हो गई। अब वो क्या करेगी, अब अंदर जो एंजाइम तो है ही है, तो वो क्या करेंगे, उसको मेम्ब्रेन को गला देंगे। अब
कोशिका, नई कोशिका बन नहीं सकती इससे। अब इसको क्या करेंगे, लास्ट में जाकर पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन यानी नेक्रोसिस के बाद सारे ऊतक मिल गए और लाइम साल्ट एकत्र होकर और कर देंगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ सेल। अगर तो सेल नेक्रोसिस सुनेंगे आप लोग, नेक्रोसिस एट्रोफी, ये उसी के है। अब इन्फ्लेमेशन को थोड़ा बताना चाहते हैं कि वो क्या है। तो उनका इन्फ्लेमेशन कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये शरीर की बचाव प्रतिक्रिया है। जब कोई भी इंजर्ड टिश्यू होगा, चाहे वो किसी तरह इंजर्ड हुआ हो, चाहे कोई बाहर से आया हो, चाहे उसको किसी ने परेशान किया हो, तो वो क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म अपने शुरू करेगा। तो उस क्या होगा, वो पहले क्या होगा कि कोशिका में बाहर सब इंफॉर्मेशन सब जगह दे दिया उसने कि भाई हमको परेशानी हो रही है। तो जैसे ही होगा तो क्या होगा, कैसे होगी, बाह्य कोशिका तरल में कोशिका से तत्वों का आना। अब तो अपने सारे सेल से अपना जो है अपने फ्लूइड को करेंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, ये भी एक कारण हो सकते हैं कि बाहर आ जाए, तो भी ये इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आएगी। दूसरा मतलब कोई भी, देखिए टॉक्सिन आप किसी को मान लीजिए, टॉक्सिन चाहे अपना शरीर के अंदर का हो, चाहे टॉक्सिन शरीर के बाहर का हो, वो भी आएगा तो ये कारण हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से रिएक्शन, ये जो ल्यूकोसाइटोसिस, मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटोसिस, लाइसिस, ये तुरंत शुरू कर देंगे। जैसे ही देखिए घटनाएं हुई, बाहर से कोई आया, तो अपने कोशिका से भी कुछ उसको सहायता के लिए पहुंचने लगेंगे। तो ये सब सहायता के लिए, मान लीजिए कहीं कट गया हो तो हिस्टामिन आ जाएगी, उसको सुरक्षित करेगी, ब्रेडिकाइनिन आएगी, सेरोटोनिन आ जाएगी प्रसन्न करने, सब प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे जो है हमको उस परेशानी को दूर करने के लिए आएंगे। दूसरी तरह बाहर का जो सिस्टम होगा वो सब ल्यूकोसाइटोसाइटस, मैक्रोफेज, सारे लोग ल्यूकोसाइट्स हमारे जितने होते हैं ना, सारे ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज, ये सब डिफेंस के नाम है। कोई चाहे मैक्रोफेजेस होते हैं, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, लाइसिस माने तोड़ देते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल एग्लूटेशन, वो उसको सबको पकड़ लेते हैं बाहर के जीवाणु को और मार देते हैं। कीमोटैक्सिस, सब ये क्रियाओं का आरंभ शुरू होता है। अब तीसरा परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, ये सब करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंजर्ड टिश्यू एंड रिमूवल ऑफ इरिटेंट, चोटिल ऊतकों को फाइब्रिनोजन क्लॉट द्वारा चारों ओर से घेरना। ठीक है, चोटिल ऊतकों को फाइब्रिनोजन माने वहां जहां कट गया है तो वहां फाइब्रिनोजन जो है आपको करेंगे और उससे उसको। फिर दूसरा काम क्या होगा, अब ये रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन, अपना शरीर डिफेंस वाला है, तो पहला तो ये करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, हमारी, अब नोट कर लीजिए, प्रथम रक्षक कोशिकाएं कौन है, उनको करेंगे। कौन है, मैक्रोफेजेस वगैरह जो ऑलरेडी घूम रहे हैं, सिपाही के रूप में घूम रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये तुरंत जो है पहला इनका काम है कि तुरंत जहां सहायता के लिए पहुंच जाना। तो ये कहे मैक्रोफेजेस है, ये दूसरे को मारना, कोई बाहर का टॉक्सिन मारना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीजें, लीवर में कफर कोशिकाएं हैं और हमारे उसमें माइक्रोग्लिया ब्रेन में, तो वहां पर न्यूरॉन्स के अलावा माइक्रोग्लिया है वहां पर। मैक्रोफेजेस ये हर जगह, इनका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। नंबर 1। दूसरी रक्षा पंक्ति हमारी है न्यूट्रोफिल, जो WBC वाला है। तो न्यूट्रोफिल हमारी सेकेंड रक्षा पंक्ति है। अब ये क्या होगा, इसमें क्या होता है कि बोन मैरो में ऑलरेडी जो है पहले से लगभग 3 गुना, पहले से जितना है उसका लगभग 3 गुना हमारे न्यूट्रोफिल वहां पर मौजूद रहते हैं। जैसे ही इन्फ्लेमेशन हुआ तो वो तुरंत जो है पहुंच करके और रक्त संचार में आ जाते हैं और ये उसको डिफेंस सेकंड काम भी शुरू कर देते हैं। फिर जब नहीं हो पाता उनसे, तब लिम्फोसाइट, प्लाज्मा, जॉइंट और मोनोसाइट कोशिकाएं किया जाती। क्यों, इनको भी, मोनोसाइट्स को भी सफाई करना है किसी को, वो सब चीजों का काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ये सिस्टम ऐसे ऐसे हमारा होता है। फिर टूटे फूटे नष्ट हुए कोशिकाओं को बेसोफिल, अब फाइब्रोब्लास्ट हो ना, तो ये क्या करते हैं, रिपेयरिंग शुरू हो जाती है और
वो क्या करते हैं, नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है। फिर उधर मालूम हो गया ब्रेन को कि भाई अटैक हो गया है, तो वो नई कोशिकाओं को जन्म देने लगता है, तो प्रोलिफरेशन होता है और बेसोफिल, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब हो जाए कोशिकाएं एक कार्यरत हो जाती है, क्योंकि कुछ उसमें सफाई काम करेंगे तो ये सारी WBC वाले पांचों जो है सब एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या है, टाइम टेकन बाय द अबव मेंशन्ड सीरीज ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीवियरिटी ऑफ इंजरी। जितना भी इंजरी सीवियर है उतना ही ये टाइम उधर लेंगे। अगर बहुत सीवियर है तो समय अधिक लेंगे, तुरंत वाला है तो तुरंत ठीक कर दिए। तो क्या होता है, उसके 4 कंडीशन हम लोगों ने कहीं नोट कराए थे, एक बार याद करिए। वहां पर क्या होगा, वहां पर इडिमा हो जाएगा, कई कई सेल आ जाएंगी तो वहां इडिमा हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि वहां सही वहां रक्त संचार बढ़ गया ना, तो रक्त संचार बढ़ गया तो वहां फूला, तो पहला फूलना हो जाएगा। फिर उस जगह पर रेडनेस आएगी, क्योंकि वहां ब्लड आया है तो रेडनेस आना शुरू हो जाएगी। फिर जब रेडनेस जो है कंटिन्यू करेगी तो हॉटनेस आ जाएगी, और हॉटनेस के बाद फिर अंत में पेन आ जाएगा, पेन होने लगेगा, है ना। तो अब जो है त्वचा के नीचे स्थित नर्व अनवांछित तत्वों से इरिटेट होकर दर्द महसूस होने लगी, ये वो रोना शुरू करती है, वो दर्द है। तो दर्द अगर कहीं है, इसका मतलब कि इन्फ्लेमेशन में पहले तीन की कंडीशन पूरी हो चुकी है। ये ललाई आ चुकी है, लालिमा आ चुकी है, गर्म हो चुका है और एडिमा हो चुका है। तो ये मेरे हिसाब से पहले एडिमा होना चाहिए, नंबर 2 पे रेडनेस आनी चाहिए, नंबर 3 पे हॉटनेस आनी चाहिए और नंबर 4 पर पेन होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और फिर लॉस ऑफ फंक्शन, जब ये सब काम हो जाएगा तो लॉस ऑफ फंक्शन अपने आप उस जगह पे महसूस नहीं होगा, वो कार्य जो है काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो है इसी को उन्होंने बताया। तो हम लोग वहां पर आ गए, हम लोग आ रहे हैं, जितना हम लोग कर सकेंगे उतना करेंगे तिवारी जी, जितना हम लोग कर सकेंगे उतना हम करना चाहिए, कर लिया जाए, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस में ही ज्यादा रह गए। हाँ, इधर केवल सुनना है, पढ़ना है, हमको भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है। तो अब ये उन्होंने कहा कि परीक्षण जो है कब कैसे कैसे, उन्होंने कहा कि भाई कैसे करें परीक्षण, तो वही उसी कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने तो बहुत ग्लूमी पिक्चर दिया है कि भाई जो जो ये सब चिकित्सा वगैरह होती है, तो इसमें आप अंत में ये समझ में आएंगे कि भाई बहुत से परीक्षण जो पहले होते थे वो अधिक वो थे, और जो हम लोग मशीनों से कर रहे हैं उनमें बहुत अधिक अंतर नहीं आया है। और कभी कभी लगेगा कि एक ही पैरामीटर 10 रोगों में दिखाई देगा। तो अगर ये पैरामीटर कोई है, मान लीजिए आपको ललाई मानी जा रही है 10 रोगों में है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस रोग में है, तो उसके फिर और इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो वही उन्होंने कहा कि ये उसका पहला ग्लूमी पिक्चर, जो पहला पैराग्राफ है, ये बहुत अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया बोले थे वो बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मशीनों से कोई बहुत अधिक हम लोग, पहले तो हम लोग बिना उसके कर लेते थे, अब मशीनों से, अब सब डॉक्टर मशीन से ही करते हैं, कोई नहीं सब पहले के टेस्ट कराइए तब हम आगे दवा देंगे। पहले टेस्ट ऐसे हो जाते थे, टेस्ट हाथ में देखा टेस्ट कर लिया, या उन्होंने छुआ पूछा टेस्ट कर लिया। अब तो पहले मशीनें हैं, मशीनों के हम आदि, मशीनों में क्या होता है ये कुछ नहीं कह सकते। नहीं, चलिए, रक्त मानव शरीर के आंतरिक जलवायु का दर्पण है, यानी जब आपको कोई टेस्ट रिपोर्ट आएगी, जब भी कभी आपको स्थिति होगी, तो उसके पहले परिवर्तन हो चुका होगा, तब हमको मालूम पड़ेगा। जैसे ठंडक लगती है तो लगने के बाद हमको मालूम पड़ता है ठंड लगी, लग चुकी है। उसी तरह रक्त परीक्षण में है, जो हमारा रक्त है उसमें परिवर्तन, यही देखिए वो परिवर्तन है जो कोशिका में है, वो हो रहा है। लेकिन हम लोग को मालूम तो तब पड़ेगा जब ब्लड टेस्ट में हमको कहीं सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, तब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, तब तक वो केमिकल कंपोजिशन बदल चुका होगा। वही बात है। तो हम लोग देखिए इसे पढ़ें, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर सबके लिए। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हम लोगों ने पढ़ा है, TLC जिसको बोलते हैं। फिर हम लोगों ने कहा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहा। ल्यूकोसाइट तो हम लोग समझ रहे हैं सब लोग ना, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 WBC हमको बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर हम लोग ल्यूको माने होता है सफेद, साइट माने सेल, तो ल्यूको माने सफेद सेल का काउंट,
तो सफेद सेल हमारे डब्ल्यूबीसी, उसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कह दिया। आरबीसी कहा है तो उसको हम लोगों ने हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड होता है तो उसको आरबीसी कह दिया है। उसका नाम हम लोगों ने कुछ और रखा हुआ है, एर्थ्रोसाइट रखा हुआ है। तो एर्थ्रोसाइट माने जहां आरबीसी है, वो क्यों? वो हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन लाल है उससे, इसलिए उसको हीमोग्लोबिन की वजह से उसको लाल कह दिया गया, तो आरबीसी कह दिया गया। अब प्लेटलेट को हम लोगों ने कहा थ्रोम्बोसाइट कहा, वो थ्रोम्बस क्रिएट करती है, मतलब रोकती है, इसलिए उसको प्लेटलेट कह दिया हुआ। तो ठीक है, तो ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट माने उनका परसेंटेज, ल्यूकोसाइट में 5 जो है उनका परसेंटेज क्या होगा, और हीमोग्लोबिन परसेंटेज। तो देखिए क्या है, देखिए अब हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करें। टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। तो सामान्य जो है, अब सामान्य जो है सांकेतिक है, ये क्या है, सामान्य कह रहा है कि सांकेतिक है कि रोगी निरोग है या रोग, अभी रोग अभी पूर्णतः फलीभूत नहीं हुआ, ये एक संकेत रूप में दे रहा है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो टोटल होता है उसका 4000 से 11000 शायद लिमिट है इसकी। तो वो कह रहे हैं आपका सामान्य दशा में हम सबको एक टेस्ट कराना चाहिए जब हम स्वस्थ हो, तो हम लोग ये समझ जाए कि हमारा टीएलसी कितना है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, तभी तो हम तुलना करेंगे कि हमारा इससे कम है कि ज्यादा है। हम लोग उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं रखते और हम लोग बीमार होते हैं तब हम लोग टीएलसी की बात करते हैं। तो हम लोगों को सामान्य दशाओं में टीएलसी जांच कराना चाहिए कि हमारा टीएलसी है कितना, ठीक है, तभी उससे तुलना करें। इसका पर्पज ये है कि जब हम नेक्स्ट चेक कराएं तो कंपैरिजन कर पाए कि हमारा कितना रहता है। हाँ, क्योंकि हम लोग सामान्य में तो करते नहीं। अब 4 से 11,000 है, आपका 10,000 है कि आपका 11,000 है कि आपका 4,000 है, ये कैसे मालूम होगा? तो वो सामान्य मान लेते। अब उससे उसकी तरीका निकाला है, तो सामान्य से अधिक कहीं होगा तो उसका एक शब्द यूज किया है, ल्यूकोसाइटोसिस। अब यहां समझ लीजिए, सामान्य से अधिक उल्टा है यहाँ मतलब समझ, हम लोग वहां सिस पढ़े थे ना 3rd सेमेस्टर में, सिस जी, सिसआइटिस, तो वहां से मत जोड़िएगा इसको। यहाँ ल्यूकोसाइटोसिस का अर्थ है कि सामान्य से अधिक होना, इंक्रीज होना, और जब कम होगा तो पेनिया बोल देंगे, यहाँ टोसिस बोलेंगे साइटोसिस, और वहां कम होगा तो पेनिया बोल देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर अंतर कर लीजिए, यहाँ साइटोसिस माने बढ़ा, तो यहाँ है अगर स्वस्थ अवस्था में रोगी का नॉर्मल काउंट क्या है, अगर 4000 से 11000 इसका है, अब रोगी की रक्त रिपोर्ट 5 से 11000 के बीच है, तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो उसका कितना है 4000 से, अगर 4000 पहले था अब 5000 है तो बढ़ा है ना, अगर पहले 5000 था अब भी 5000 है तो बढ़ा नहीं है। किसी के 10,000 पहले था अब 10,000 है तो उसको बढ़ा तो नहीं कह सकते, वो तो बराबर है। तो इसलिए इसको हम लोग रिपोर्ट जानना चाहिए, ठीक। अब इस विसंगति के लिए क्या करते हैं डॉक्टर कि हम लोग डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट टीएलसी के साथ डीएलसी भी करते हैं। क्यों? डीएलसी माने जब टीएलसी नहीं मालूम उनको कि सामान्य दशाओं में क्या था, तो वो डीएलसी की तुलना करते हैं कि डीएलसी में परसेंटेज रिपोर्टेड है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज। अब जैसे मान लीजिए टीएलसी हमारा 5000 था, मान लीजिए सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ये था हमारा। अब तो डीएलसी का जब कहते हैं तो डीएलसी में न्यूट्रोफिल की 50 से 70% होनी चाहिए, इस्नोफिल 1 से 3% होनी चाहिए, लिम्फोसाइट 20 से 40 होनी चाहिए, बेसोफिल 1 से 2 और मोनोसाइट 1 से 4, ठीक। ये हमारा सामान्य मान है। तो जो हम लोगों ने टीएलसी किया था टोटल, उससे हम लोग जब मौजूदा मान को परसेंटेज में निकालते हैं तो डीएलसी, तो उससे हमको पता चल जाता है कि वास्तव बीमारी का संकेत क्या है। जैसे इसमें देखिए डीएलसी में न्यूट्रोफिल बढ़ गए 78% हो गए, इस्नोफिल नहीं बढ़ा, लिम्फोसाइट कम हो गए, 20 था 20 से 18 हो गया, बेसोफिल वही है, मोनोसाइट 2% है। अब इसमें क्या है, न्यूट्रोफिल कोशिकाओं की संख्या अगर बढ़ गई परंतु लिम्फोसाइट की संख्या कम हुई है, देखिए भाई यहाँ टीएलसी 5000 है, तो अगर हम लोग कहें कि उसका पहले 6000 था अब 5000 हो गया टीएलसी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर 6000 था पहले
और 5000, तो यहाँ तो कम हुआ टीएलसी। लेकिन यहाँ हम लोगों ने लिम्फोसाइट की संख्या में, ये देखिए इसमें न्यूट्रोफिल 78 है 2, तो हम लोग उससे टीएलसी हमको मालूम ही नहीं था कि 5000 है, 6000 है, 10,000 है, 11,000 है, तो 4 से 11,000 की बड़ी लिमिट है, तो वहां हम नहीं समझ पा रहे। यहाँ हमको समझना है कि अब इसमें न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, यानी न्यूट्रोफिल कौन है सिपाही, जो पहले हम लोग द्वितीय रक्षा पंथ के सिपाही हैं, पढ़ा हम लोगों ने। ये कौन है सिपाही, ये हमारे पैदल सेना के सिपाही, पहले यही लड़ने जाएंगे, तो ये बढ़ा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अटैक हुआ है बाहर का जो एक्यूट अटैक है। एक्यूट माने तुरंत, हाँ तुरंत, एक्यूट माने यांग एक्यूट, तुरंत। एनीवे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर समझिए, एक्यूट माने तुरंत की बीमारी, तो उसको एक्यूट बोलेंगे। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि डीएलसी चूंकि बढ़ा है, न्यूट्रोफिल 78% हो गया है और लिम्फोसाइट नहीं कम हो गया, तो ये हमारा एक्यूट बीमारी है। एक्यूट बीमारी कौन कहाँ कहाँ बढ़ेगा वो तो अलग बताएंगे, क्योंकि एक्यूट बीमारी अभी अटैक कर चुका ही, अभी जस्ट किया है, पुराना नहीं है। ठीक, तो अगर इसमें कोई है तो हम कह सकते हैं कि एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, या कोई हो। ठीक, तो हम लोग का इंतजार करें, रोग इन्हों कहा कि इंतजार करिए कि रोग की भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं उभरी है, मरीज को कोई ज्वर है, दर्द है, जो शिकायत हो उपचार कर दीजिए। यानी आप पहले उपचार जो आप करते हैं एक्यूट डिजीज में उसको आप कर दीजिए। ठीक, सामान्यतः ल्यूकोसाइट का संख्या बढ़ना किसी बाहरी दुश्मन के वायरस प्रवेश की द्योतक है। अगर ल्यूकोसाइट बढ़ेगा, ठीक है, तो ये नॉर्मली बढ़ेगा, तो ल्यूकोसाइट क्यों बढ़ेगा, डिफेंस का है, डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर ये बढ़ रही है इसका मतलब कोई वायरस रिकॉर्ड हुआ। ठीक, तो बोन मैरो में रक्त की तुलना में 3 गुना न्यूट्रोफिल संग्रहित रहते हैं। रक्त की तुलना में, रक्त में मान लीजिए 5000 है तो वहां 3 गुना पहले से रखे थे, डिफेंस पहले से व्यवस्था करके रखते हैं, जो एक्यूट हमले की प्रतिक्रिया में रक्त में छोड़ देते हैं, इसलिए वो तुरंत बढ़ जाते हैं और न्यूट्रोफिल तुरंत आ जाते हैं रक्त में और वो अटैक शुरू कर देते हैं। ठीक, ल्यूकोसाइटोसिस दशा तय करने का क्राइटेरिया है। अब क्यों अब देखिए ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ, ल्यूकोसाइटोसिस माने इसमें कितना बढ़ा है, ये कितना बढ़ा है, ये हम साइटोसिस कब कहें, तो तब कहें जब हमारी टोटल गणना जो पहले थी पूर्व में स्वस्थ शरीर में, उसकी गणना से 10% कोशिकाएं बढ़ जाएं, तब हम कहेंगे, उससे पहले नहीं कहेंगे। 7-8% तो हम नहीं कहेंगे, 10% कोशिकाएं बढ़ जाएं तो हम लोग कहेंगे कि ये ल्यूकोसाइटोसिस है। ठीक, ये दशा कब आएगी, कोई टेम्परेचर होगा। इम्पाइमा वर्चुअली उनमें होती है किसी कैविटी में, इम्पाइमा जो है कैविटी में होगी, और ये पस में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो हो जाएगी, तो स्पेशली लंग्स वगैरह में अधिक होती है इम्पाइमा। ठीक, तो इम्पाइमा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये समझ रहे हैं हार्ट की है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन माने कोई सेल जो है नष्ट हो रहा है क्योंकि वहां सप्लाई नहीं गई है हार्ट का। गाउट समझ रहे हैं पैरों में, उसमें यूरेमिया यानी यूरिक एसिड या इन सब के संख्या बढ़ गई हो रक्त में क्योंकि किडनी छान नहीं पा रही हो, कि टीबी और ल्यूकेमिया हम लोग समझ रहे हैं खराब बीमारी है। तो ल्यूकोसाइटोसिस में रोग निदान नहीं होता है, अपितु ये ज्ञान अवश्य मिलता है कि रोगी का शरीर बचाव प्रक्रिया में लगा हुआ है। अब 10% बढ़ा दिया तो अभी हम लोग क्यों देख रहे हैं कि अभी कोई बहुत वो नहीं है, अभी तो बचाव हमारा डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हुआ है, उधर कोई अटैक हुआ है तो हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। फिर न्यूट्रोफिलिया, अब देखिए न्यूट्रो माने ये देखिए न्यूट्रोफिल यहाँ बढ़े थे, अब न्यूट्रोफिलिया, फिलिया माने घटना, नहीं न्यूट्रोफिलिया, ये भी न्यूट्रोफिलिया, यस, ये भी बढ़ने का संकेत वहां होगा है, वहां ल्यूकोसाइटोसिस है, यहाँ न्यूट्रोफिलिया, ये भी बढ़ने का है। डीएलसी में न्यूट्रोफिल कोशिकाओं का सामान्य से अधिक मान
किसी रोग विशेष का निदान नहीं देता, या न्यूट्रोफिलिया भी कहते हैं। देखिए इसको अब आप नोट कर लीजिए, साइटोसिस भी है इसका शब्द है, और न्यूट्रो अगर हमारे इसमें न्यूट्रोफिल्स में होगा तो उसको फिलिया बोलेंगे, फिलिया, ठीक है। और पूरे उसको हम लोग बोलेंगे साइटोसिस, और यहाँ न्यूट्रोफिलिया बोलेंगे, ये भी बढ़ा हुआ है। न्यूट्रोफिलिया या न्यूट्रोफिल कोशिकाओं का बढ़ना ये किसी रोग विशेष का निदान नहीं देता है, मतलब रोग बताता नहीं है, लेकिन ये तो बताता है कि कोई बढ़ा है तो कोई बाहर से अटैक हुआ है। ये सेल्युलाइटिस में हो सकता है, सेल्युलाइटिस शायद स्किन के उसमें होती है, स्किन में जो अंदर टिश्यू है उनमें कोई इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, इम्पाइमा, एक्यूट हेमरेज, कोई रक्तस्राव हो रहा हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कार्सिनोमा, खराब बीमारी, गाउट, डायबिटिक कीटोसिस, डायबिटीज में वो जो ट्रांसफर होता है तो कीटोन उसमें डेवलप हो जाते हैं, तो कीटोसिस उसको बोलते हैं। सर ल्यूकोसाइट्स की क्या संख्या होनी चाहिए इसमें अपनी बॉडी में? किसकी? ल्यूकोसाइट्स की। तो ल्यूकोसाइट बता दो, समाज 4000 से 11,000। ओके सर, ठीक सर। ये लिखा तो है सामान्य काउंट 4000 से 11,000, लेकिन वो बहुत मानक नहीं, क्योंकि ये हम लोगों ने कभी टेस्ट कराया नहीं होता, कोई नहीं कराता नॉर्मली। स्वस्थ हो तब कराइए, तब मालूम पड़ेगा। सर किसी के ल्यूकोसाइट्स हाई हो तो कैसे हाई? वही तो कह रहा हूँ, टेस्ट में किसी के आए हैं सर एक्चुअली। हाँ वो ये देखिए, यहाँ पर ये डीएलसी से मालूम पड़ेगा। हाँ कोई टेस्ट तो है सर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या टेस्ट है। टीएलसी होगा, टीएलसी में नहीं होगा। टीएलसी सामान देखिए, 11,000 से ऊपर बढ़ जाएगा तो हर आदमी कहेगा कि भाई बढ़ा हुआ है, ठीक है। 11,000 से बढ़ जाएगा तो हर आदमी कहेगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि 10,000 पहले था या 11,000 पहले था, अब 11,000 से 12,000 हो गया है, तो एक ही 1,000 बढ़ा। तो वो अगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कोई इन्फेक्शन आया है। अगर ये बढ़ा है तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, तभी बढ़ेगा। जबकि हम अपने यहाँ अधिक हथियार तब रखेंगे जब हमको बाहरी दुश्मनों का अटैक हो जाए, तभी तो रखेंगे, अदरवाइज हम क्यों रखेंगे? तो ये हमारे अटैक के तुरंत सूचना देते हैं। तो जैसे ये अगर बढ़ा है तो ये अटैक हो चुका है, और अगर अब ठीक है, ये सामान्य ब्लड में बढ़ गया है। हाँ, ब्लड बढ़ा है तो यानी कोई अटैक है, कोई संक्रमण है, इन्फेक्शन बढ़ा है। फिर संक्रमण के लिए फिर अलग से टेस्ट कराना पड़ेंगे जब संक्रमण का पता लगे। अब वो कौन सी बीमारी है वो तो अलग होगा, ये केवल बता रहे हैं अभी कि कौन सी बीमारी में कितना बढ़ेगा, वो तो आगे तमाम टेस्ट होंगे उसमें। अभी तो केवल ये बता रहा है कि कोई इन्फेक्शन हुआ जिससे हमारा शरीर जो है उसको बचाव तंत्र हमारा एक्टिव हो गया है। अब डिफरेंशियल डीएलसी ये तय करता है कि पुरानी बीमारी है कि नई बीमारी है। अगर डिफरेंशियल डीएलसी न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो हमारी नई बीमारी है, और अगर लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो हमारी पुरानी बीमारी है। आगे देखिएगा, यदि लिम्फोसाइट का प्रतिशत सामान्य से अधिक है तो रोगी को चिरकालीन क्रॉनिक रोग है, ठीक। क्योंकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का जन्म कहाँ होता है? लिम्फ नोड में होता है। ये कोशिकाएं कहीं संग्रह नहीं होती है, कहीं रखती नहीं। इनको तो बंद, इनके लिए सिस्टम बताया था ना, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी में बताया गया था पूरा वो, कि ये लिम्फोसाइट जैसे कोई अटैक होता है तो लिम्फोसाइट जो है ये जा करके, और जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये जाके उसकी सूचना ले लेते हैं कि भाई ये आदमी कैसा है, उसकी सूचना ये लिम्फ नोड में या बोन मैरो में दे देते हैं। तो वहां जो लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं उनको क्या होता है, उनको इनकी सूचना के आधार पर वो एक नए लिम्फोसाइट का गठन करते हैं और उसका निर्माण करते हैं, उसको भेज देते हैं कि जा करके प्लाज्मा वगैरह से लेकर के और रक्त में जाओ और प्लाज्मा वगैरह से लेकर के अपनी सेना बनाओ। तो उसको टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ाया था ना, याद है? पुराना वाला क्लास अटेंड करिएगा, पुराने उसमें था गामा ग्लोबुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, गामा ग्लोबुलिन इससे बनती है। हाँ ठीक है, प्लाज्मा भी उसमें यूज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गामा, तो उसमें तो उसको, तो वो अगर ये कोशिकाएं, इनकी संख्या बढ़ने में समय लगता है, इसीलिए
ये लगभग 15 दिन में, 14-15 दिन समय लगता है। तो जब कभी अटैक हुआ तो पहले तो लड़ेंगे न्यूट्रोफिल, जब वो कमजोर पड़ने लगेंगे तब तक ये क्या करेंगे, लिम्फोसाइट तैयार हो जाएंगे 14-15 दिन बाद। तो इसलिए उस समय 14-15 दिन बाद ये एक्टिव हो जाएंगे और इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर भाई इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मर चुके होंगे, अगर वो न्यूट्रोफिल ने मार दिया तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि वो नहीं मार पाए तो लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ा करके उनको मारा जाएगा। ठीक है, अगर रक्त में लिम्फोसाइट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि रोग हफ्तों पहले आया है, यानी 14 दिन पहले तो आ ही चुका है, तभी तो हुआ है। यही नॉर्मली बच्चों में देखिए इसकी गणना 60 से 70% सामान्य मानी जाती है। बच्चों में इसकी गणना बच्चों में अधिक होती है। तो इसीलिए बच्चों में इम्यूनिटी अधिक होती है। याद करिए, थाइमस ग्लैंड, दाइमा, यस दाइमा, तो वही है ना। तो किसी व्यक्ति को बार बार ज्वर आ रहा, खांसी आ रही, कमजोरी लग रही है, तो लिम्फोसाइट की जो है क्रॉनिक रोग की ओर इशारा करेगी। इसमें कहीं कह रहे हैं कि कहीं लिम्फ नोड की साइज अवश्य बढ़ी होगी, क्योंकि लिम्फ नोड में ही तो डेवलप होते हैं, जहां रहेंगे वहीं तो साइज बढ़ाएंगे। तो यानी साइज बढ़ने का अर्थ है कि वहां पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ चुकी है। तो वो इसीलिए ग्लैंड्स में आपको देखते हैं ना, ग्लैंड से चेक करते हैं, गले में, आपके कांख में, आपके ग्रॉइन एरिया में, सब में चेक करते रहते हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं मानव शरीर की रक्षा तंत्र की सबसे अधिक शक्तिशाली सदस्य हैं और ये सुदृढ़ रक्षा कवच शील्ड प्रदान करती हैं। इनकी संख्या घटना बढ़ना अलार्म है। देखिए शरीर में कहा कोई गिल्टी, गले, एक्जिला, ग्रॉइन में, तो लिम्फोसाइट की गणना कराना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कोशिकाएं लिम्फ नोड में उत्पन्न होती हैं, अतः आवश्यकता पड़ने पर इनकी कार्यगति धीमी गति से ही बढ़ पाती है। इनका बढ़ना रोग उद्भव पुराना है, ये धीरे धीरे बढ़ती, 14 दिन में करे हुए तो ना होगी। तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करने की शैली इनकी अलग है। ये क्या है, शरीर में आए दुश्मन की रचना एवं कार्य करने की विधि का प्रिंट अपने में एकत्र कर लेते हैं और उसी दुश्मन के अगले आक्रमण पर उससे लड़ने वाले रक्षा शत्रु जल्दी पैदा कर सकेंगे। अब वायरस में उल्टा है, वायरस म्यूटेट करता है, यानी वायरस भी अपने को चेंज करता है। तो जो वायरस अपने को चेंज करता है तो हम लोगों को अपने लिम्फोसाइट हर बार नए बनाने पड़ते हैं। इसीलिए कोरोना वायरस में पहले में हम लोगों ने जो किया था, तो दूसरा जो वायरस आया म्यूटेट करके आया, उसके अगेंस्ट में डिफेंस हमारे यहाँ था ही नहीं और अधिक लोग उसमें, ठीक। ये फिर अब लिम्फोसाइटोसिस, वही पढ़ा था ना, साइटोसिस माने बढ़ा, कुकुर खांसी, हुपिंग कफ, हम लोग पर्ट्यूसिस नाम जानते हैं ना इसको। वायरल हेपेटाइटिस हम लोग जानते हैं, लीवर की बीमारी है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ये जो रोग हैं इनमें सामान्य से बढ़ जाती है, क्योंकि ये थोड़ा रोग कठिन वाले होते हैं, इनको जल्दी वो लोग मार नहीं पाते न्यूट्रोफिल वगैरह। एन इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट परसेंटेज बाय अबव 10% ऑफ द नॉर्मल, इसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। 10% से अधिक हो तभी इसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। ये ल्यूकोसाइट के लिए कहा गया है। लिम्फोसाइट काम क्या है, दुश्मन को खाकर उसकी रचना कार्यशैली को नोट करना, फिर लिम्फ नोड को सूचना से अवगत कराना, फिर मारने के लिए उचित शस्त्र का उत्पादन। वो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे और ताकि उसको केमिकल एंटीबॉडी बनाए, वो यही एंटीबॉडी बोलती है, और ये एंटीबॉडी एंटीजन को रोकती है। ठीक है, एंटीजन को, जो एंटीजन माने होता है फॉरेन मटेरियल, उसको एंटीजन बोलते हैं, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाते हैं हम लोग, उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी एड्स, एड्स में क्या करते हैं, एड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि वायरस में, ये वायरस क्या करता है, जो लिम्फोसाइट ग्रुप में हमारा हेल्पर टी होता है, उसमें जो है ना टी सेल्स में एक हेल्पर टी सेल होता है, वो क्या करता है, वो किसी को एक सूचना दे करके और बताता है कि तुम अपनी तैयारी करो। तो इसको ये रास्ते में क्या करते हैं, ये वाले एड्स वाले जीवाणु ये उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेते हैं
इसको बांध देते हैं। अब इसको बांध लिया तो इसको, जैसे कोई अगर आपके घर का नौकर है सब्जी लेने जा रहा है, उसको उन्होंने बांध दिया, अब पूछ लिया कि तिजोरी कहाँ है, तो आप तिजोरी पे जाओगे, वहां पर उसको मालूम होगा, उसने बता दिया सब। तो वैसे हेल्पर टी को, ये हेल्पर टी अपनी डिफेंस के लिए बता नहीं पाती है और उसके अर्धम में रहती है, अंत में आकर वो इम्यूनिटी सिस्टम को निष्क्रिय कर देते हैं एड्स। तो ये एड्स का रोगी अपने रोग की वजह से नहीं मरता, बल्कि इस पर अधिक मरता है, क्योंकि अगर कोई जरा भी कोई भी अटैक किसी चल का, खांसी जुकाम भी हो गई, तो उसके पास कोई इम्यूनिटी सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि वो हेल्पर टी यहीं बैठा हुआ है, उसमें कब्जे में है, तो वो उसकी वजह से जल्दी मर जाए। ठीक है, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। सामान्यतः व्यक्ति अपने सिस्टम को अज्ञानता में प्रतिदिन कमजोर करता है। कैसे? असंतुलित भोजन, असमय भोजन, अनियमित दिनचर्या, दूषित वातावरण, असंयमित विचार तक को लिया है। अब देखिए, बच्चों का सामूहिक टीकाकरण, ट्रिपल वैक्सीन, टेटनस, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, हम लोग डीपीटी बोलते हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीपीटी, डिप्थीरिया, और पर्ट्यूसिस को वुपिंग कफ बोलते हैं। वहां की लैंग्वेज है, केमिकल, वो मेडिकल लैंग्वेज है पर्ट्यूसिस। वुपिंग कफ को पर्ट्यूसिस बोला जाता है। तो डी डिप्थीरिया, टी पर्ट्यूसिस और टी माने टेटनस, ये 3 ट्रिपल वैक्सीन लगती हैं। पोलियो लगता है, स्मॉल पॉक्स लगता है, टाइफाइड, मीजल्स के लगते हैं। और अब तो बीसीजी भी लगता है सर। हाँ, बीसीजी, वही बीसीजी लगता है। बीसीजी उस टीबी के लिए हो गया ना सर। ये नहीं पता, मैं पूछने वाली थी आपसे कि बीसीजी का क्या मतलब। बैसिलस कालामिटी गुरीन उसका पूरा वो है, बीसीजी वही है सर। ये किसके लिए होता है सर? ये टीबी के लिए। ओके, ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो वो होते हैं। और अब तो और भी आगे आ गए हैं, लंग्स के लिए आ गए हैं एडल्ट में, उसको न्यूमोनिया के लिए ये सब आ गए हैं। दो और सर, वो श्रिंगल करके भी अभी कोई आ रहा है वैक्सीन। हाँ, तो बताओ, वो भी है वैक्सीन। तो स्नोफिलिया, तब त्वरित जब बताइए तभी छोड़ दूंगा, 8 बज गया है। बाकी देख लीजिए, छोड़ सकते हैं। छोड़ दे। स्नोफिलिया भी आगे करेंगे हम लोग। हाँ सर, क्योंकि ऐसा ना, ये देखिए हमारा उद्देश्य क्या है इस बार का, कि जो कोर्स है आपको, आप और हम अभी पढ़ेंगे, जब चाहे कहीं पढ़े, चाहे यहाँ पढ़े, चाहे वहां पढ़े, तो इसमें पढ़ना ही है। इस किताब को कोई देखता नहीं है सर। इसको बहुत जरूरी है पढ़ना, मैं खुद ही नहीं पढ़ा। मुझे तो आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, मैं खुद ही नहीं पढ़ पाया हूँ। सर, हमको तो पढ़ाया ही नहीं था सेमेस्टर में भी। सर, मैं तो पढ़ रही हूँ ये वाली बुक अभी। वो कह रहे जब तक एटोनॉमी नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग तो पढ़ते हैं, रीड करते हैं सर। नहीं तो ये बताइए, तो ये तो 3rd सेमेस्टर की बुक है। नहीं, मैं अपनी वाली पढ़ती हूँ सर। आपके पास पढ़ाई नहीं थी सर, हमने तो खोली नहीं ये बुक। मैं अपनी बुक पढ़ती हूँ सर, मानव शरीर विज्ञान। तो ये तो 3rd सेमेस्टर वाला बुक है। हाँ, नहीं वो है, ये वाली जो है, ये जो परीक्षण है, ये वाली किताब है। ठीक है, ये किताब जो है केवल 3rd सेमेस्टर में, 4th में, ये 3rd या 4th में है ना, 3rd में है, 3rd में दोनों में है। हाँ, 3rd में है, 4th में, 3rd में 7 तक है और 4th में आगे है। तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि अगली बार भी हम लोग सेमेस्टर 4 भी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक, हम लोग जो 3rd सेमेस्टर है उसको खत्म करने जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि 10-12 मतलब दशहरा के आसपास जब आप लोग खत्म होगा, तब तक हम लोग भी सेमेस्टर 3 में खत्म कर देंगे। तो 3 सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। और जो 4था सेमेस्टर है, तो 4था सेमेस्टर जब हमारा बीएचबी तो आपका कॉमन है, बीएचबी तो आप लोग पढ़ चुके हैं। वो जो पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में जो पढ़ाएंगे वही ब्रेन रह गया है।
तो ब्रेन को पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब फिर आयुर्वेदिक बचा रहेगा। तो आयुर्वेदिक में रस रक्त वाला वो है नहीं, वो वात पित्त कफ है, वात पित्त कफ बाकी रह गया है। और उसमें ट्रिटाइस 3 में तो कोई बाकी नहीं, वो नहीं, उसमें 3 में कोई बाकी है, और 3 में और कोई बाकी नहीं। 3 में तो हो गया। नहीं, हिपोक्रेटस भी बाकी है, हिपोक्रेटस बाकी है। तो हिपोक्रेटस को उसके कुछ आप लोगों को बताने हैं, तो वो हम वो ट्रिटाइस उसमें हिपोक्रेटस है और आत्रेय है। तो आत्रेय भी हम कोशिश करेंगे कि हम पढ़ा दें। तो जब ये अक्टूबर में हमारा समाप्त वो 12-14 तक हो जाएगा, तो हम लोग बीच में ही चौथे सेमेस्टर की शुरुआत करा देंगे। और उस चौथे सेमेस्टर में जैसे ये वाला है परीक्षण, इसमें 8 से लेकर 14 तक है। तो ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया नीतू किरण भास्कर जी से कि आप जब पढ़ोगी इसको तो आपके लिए तो रिवीजन होगा। तो जब आप पढ़ के पढ़ाओगी तो वही हमको पढ़ना है। एक बार आप पढ़ दो और रिवीजन करा दो तो आपका वो पक्का हो जाएगा। तो बोले ठीक है, बीएचबी हमको आगे पढ़ाना नहीं है। बचा हमारे पास चाइनीज को मैडम ने कहा है कि मैडम ने शुरुआत किया है, तो मैडम सेमेस्टर वो ट्रिटाइस 6 से शुरुआत करने जा रही है। जैसे इनका ये खत्म हो जाएगा, 3-4 चैप्टर है, वैसे ही वही 7 अक्टूबर के बाद जो है वो शुरू करा देंगे। मतलब आपके वहां से कोर्स के होने पहले ही हम ट्रिटाइस 6 यहाँ शुरू करा देंगे। और ट्रिटाइस 6 में हम 8 वो पढ़ाना चाहते हैं। और जो सेकंड भाग है उसका, उसमें से एक गायनी चैप्टर है गायनी रोगों के लिए। तो जो गायनी रोगों का उपचार है वो जो है बढ़िया चैप्टर है, वो बताएंगे। क्योंकि ट्रिटाइस 6 में गायनी है, फिर ट्रिटाइस 20 में गायनी है। तो वो हम मैडम से मैंने कहा कि इतना आप पढ़ा दीजिए, तो ये ट्रिटाइस 6 पूरी हो जाएगी। जब ये पूरा हो जाएगा तो उस बीच में ये हमारे पास चरक में रहेगा, एक सेकेंड, उसमें रहेगा धन्वंतरी। आयुर्वेद में धन्वंतरी रहेगा, धन्वंतरी पढ़ाएंगे। और उधर योग वाला, तो योग वाले में 3-4 चैप्टर पढ़ाने शुरू किए। पिछली बार अनिता जैन मैडम से बात हो रही थी, तो ये बता रही थी कि हमको तो कम पढ़ाया गया था। हाँ सर, उनको नहीं पढ़ाया था, वो चक्रा एक ही क्लास ली थी उनकी। हाँ, उधर चक्र हमने कहा चक्र में कैसे एक क्लास पूरा हो जाएगा। चक्र तो बहुत अपने आप में बहुत वो है। उस पर देखिए, जैसे डॉक्टर बॉल को उपेक्षित करते हैं, वैसे चक्र को हम लोग केवल उसमें केवल यूज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रयोग में, उसको बहुत यूज नहीं करते, जबकि उसको बहुत यूज कर सकते हैं हम लोग। तो वो चक्र भी इम्पोर्टेंट है। चक्र का 1, 2, 3, 4 चैप्टर है, तो उसको हम पढ़ाएंगे। धन्वंतरी पढ़ाएंगे। धन्वंतरी जब पढ़ा लेंगे तब हम लोग जाकर के और चरक 3 के जो और सेक्शन है वो, और चरक 2 में तब पढ़ाएंगे। तो ये चौथा सेट वो भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का 16 तारीख से वो है, 16 नवंबर से कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो हम चाहेंगे कि 16 नवंबर तक हम लोग चौथे सेमेस्टर पूरा कर लें। मान लीजिए नहीं पूरा कर पाते हैं तो 2-4 जो डिस्कशन वाले पॉइंट होंगे वो हम लोग बाद में रखेंगे। कुछ थोड़ा छूट जाए तब तक आप लोग भी कुछ पढ़े होंगे, चौथे सेमेस्टर वाले भी कुछ पढ़े होंगे, वहां भी पढ़ाए होंगे, तो थोड़ा बहुत उनके बीच में कॉम्बिनेशन हो जाएगा। हमको तो केवल पढ़ाना ही है, कोशिश करना ये कि ऐसा मत सोचे कि आपको इसी बहाने हम भी पढ़ रहे हैं। हमको आता था ना बहुत अधिक, हमको बहुत दे आता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी बहाने जो हम भी पढ़ते रहेंगे उसको। तो ये बोला है। 5वां हम लोग नहीं करा पा रहे हैं, न 6वां करा पा रहे हैं, लेकिन हम 5वें 6वें में हम कोई उनके जो अनिता जैन मैडम और सेमेस्टर 6 तीन लोग हैं, कि कोई टॉपिक बताएंगे तो उस टॉपिक में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे बिफोर एग्जामिनेशन। जी सर। कोई टॉपिक जैसे आप बताएंगे
तो उसमें हम लोग बीच में, जैसे हमारे पास, हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 तारीख तक हम सेमेस्टर 4 खत्म कर दें, तो हमारे पास वक्त रहेगा। और क्या रहा है कि मैं सबको देने के चक्कर में मेरा आयुर्वेद जो है वो छूटा जा रहा है और ही कम होता जा रहा है। वो इतना टॉपिक पड़ गया, हार्ड लग रहा है वो उसको कि वो आप कर लीजिए, तो उनको करने के चक्कर में हमारा वो हो रहा है। सर हमारा भी जो परीक्षण जैसा जो दूसरा बुक है ना ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी हैंड वन करके कुछ है ना, वो थोड़ी टफ लग रही है सर। अच्छा, वो उसमें 5वें में? जी सर। ह्यूमन बॉडी में बताइए ना, चैप्टर बताइए पूरा। नहीं चैप्टर तो वो देखेंगे सर, अभी तो शुरू हुआ है 2-3 क्लासेस में। सुषमा मैम पढ़ा रही है, वैसे काफी अच्छा पढ़ा रही है। नहीं तो नहीं, किसमें से? बीएचबी में? नहीं बीएचपी जैसा ही है ना, एक दूसरा सब्जेक्ट सर, बीएचबी है आई अच्छा, थिंक। यही वाला? यस सर, यस इसी वाली इंग्लिश वाली किताब? यस सर, इंग्लिश वाली। हाँ, समझ गए, कोई ठीक है। नहीं, जहाँ कहीं और आप वो वैसे बीएचपी मतलब होम्योस्टेसिस सेल और वो सब आयुर्वेद में सीएमएनएम नहीं है आपका? नहीं सर, वो नहीं है सर हमारा, सीएमएनएम है। 5वां बहुत सरल कर दिया, आयुर्वेद बहुत सरल कर दिया। जी सर, वो काफी इजी है सर। आयुर्वेद विशाल सर ने ले, इसीलिए विशाल सर ने ले लिया उसको। सर पर प्रोजेक्ट ही थोड़ा सा टफ लग रहा है, वो हमें कैसे करेंगे? कौन सा टफ है? प्रोजेक्ट करना है ना सर। प्रोजेक्ट सर वो एक डिजीज पर करना है ना, कुछ डिटेल पूरा लिख करके। और आप कौन सी डिजीज करना चाहती हैं, बोलिए। सर मैं तो आर्थराइटिस करना चाह रही थी सर। आर्थराइटिस करना चाह रही हूँ सर, आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस भेज दें आपको? सर देख लीजिए जैसा आप उचित समझे। हमें क्या करना, हमको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना और क्या, जो जितना आप कर सकते हैं वो ट्रांसफर कर देंगे। हाँ सर, आर्थराइटिस में सभी चीज आ जाएंगी कि सर? कमर दर्द, साइटिका और नी पेन, सर्वाइकल सभी आ जाएगा क्या सर? उसमें केवल आप शॉर्ट कर लीजिएगा। अच्छा सर, शॉर्ट क्योंकि तो सर हमारा अलग बहुत से डिटेल, टॉपिक तो कोई दे नहीं रखा बहुत सर। डिटेल में होता है ना। क्या सर? हमारा बहुत डिटेल में है, उतना वांछित नहीं है, हमने अपने लिए बनाया, उनके सर लिए अभी नहीं। रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे सर? नहीं तो हम बस खत्म कर दें। तो हम लोग बस हम लोग चाहते ये हैं कि आप लोग इस विधा का प्रचार करें, प्रसार करें। जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए। जो ज्ञान आपको मिला हुआ है उस ज्ञान को अगले को ट्रांसफर करिए, दूसरे को अगर देखेंगे तो विधा का प्रचार होगा और तभी विधा बढ़ेगी और तभी हम लोग का भी आपस का ज्ञान सबका बढ़ेगा इंटरेक्शन से। तो और अंत में जो हम लोगों का वहाँ का मोटो है संस्थान का, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसका सपना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों सर वीडियो खत्म किया जा रहा है। सर पेट सही से साफ नहीं होता सर, उसके लिए बता दीजिए।